बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आज हर स्टूडेंट की ज़बान पर है। जी हाँ, हम बात करेंगे एम्बेसी इंटरव्यूज़ की और फिर एम्बेसी इंटरव्यूज़ में आने वाले रिफ्यूज़ल की। कौन सी वजूहात हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको स्टूडेंट्स किस तरह अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके जो है वो एम्बेसी इंटरव्यू के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं कि कितने क्वेश्चंस हैं जिनको ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो डिफेंड करने में या बताने में फ़ेल हो रहे हैं। जी हाँ, तो इसमें 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तकरीबन जितने भी रिफ्यूज़ल हमें दोस्तों ने भेजे हैं उसमें वो कॉमन गलतियाँ थीं और वो कॉमनली वही क्वेश्चंस थे जिनको स्टूडेंट्स डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। उसमें सबसे पहले वाई यूके था, उसके बाद कंपैरिजन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है और द थर्ड वन इज़ के कंपैरिजन ऑफ यूके विद अदर कंट्रीज़। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे तकरीबन जितने भी रिफ्यूज़ल हमारी नज़रों से गुजरे हैं उनमें ये 3 कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। स्टूडेंट्स इन तीनों सवालों को डिफेंड करने में नाकाम रहे हैं। कौन सी गलतियाँ स्टूडेंट्स कर रहे हैं और हमने क्या अपनी जो है वो चीज़ें फॉलो करनी है जिससे हमारी ये गलतियाँ नेक्स्ट हमारे इंटरव्यूज़ में ना हों और हमारा जो है वो इंटरव्यू वो सक्सेसफुल हो। सबसे पहली बात कि जब कोई रिफ्यूज़ल आता है और स्टूडेंट इंटरव्यू फेल करता है तो जो स्टूडेंट को एक रिफ्यूज़ल का लेटर यूनिवर्सिटी एम्बेसी भेजती है या मेल भेजती है, उसमें हर क्वेश्चन के एंड पे जो भी क्वेश्चन जिसको स्टूडेंट अच्छी तरह डिफेंड ना कर पाए या स्टूडेंट जैसे वो चाहते हैं कि वो मतलब कि स्टूडेंट उसको डिफेंड करे उस तरह से ना कर पाए, तो वो उसको कमेंट में यही कहते हैं कि जो इंटरलोकेटर है, जो इंटरव्यूअर है, उसे ये लगता है कि आपका जो स्टूडेंट हैं वो जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। तो जेन्युइन स्टूडेंट कौन है, किस तरह से जेन्युइन स्टूडेंट अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट कर सकता है और क्या चीज़ें होनी चाहिए जो जिससे इंटरव्यूअर जो है वो सेटिस्फाई हो जाए, कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम इसलिए भी डिस्कस करेंगे ताकि फ़र्दर जो स्टूडेंट्स के जिनके इंटरव्यूज़ आ गए हैं या जिनके और भी नेक्स्ट इनटेक में आने हैं जनवरी में, मई में, नेक्स्ट सितंबर में, जिसमें भी आने हैं वो ताकि ये वीडियो जब वो देखें तो उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो। जी हाँ, हम सबसे पहले बात करते हैं वाई यूके की। वाई यूके में बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वाई यूनाइटेड किंगडम फॉर योर स्टडीज़, आप यूके पढ़ने क्यों जा रहे हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है, देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जब स्टूडेंट के रिफ्यूज़ल को देखते हैं तो लगता है ये काफ़ी पेचीदा हो चुका है। स्टूडेंट जो भी जवाब देते हैं, स्टूडेंट्स को जो भी जवाब याद करवाए जाते हैं, उसके रिफ्यूज़ल के एंड पे यही लिखा होता है कि दिस इज़ नॉट अ जेन्युइन स्टूडेंट। ये इंटरलोकेटर ये समझता है कि ये जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहले जब स्टूडेंट उसको बताता है कि यूके इज़ द सेकंड मोस्ट रीनाउंड डेस्टिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। अब ये बात गलत नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि जो आपने सेकंड मोस्ट रीनाउंड यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन का है ये गलत का है। वो आगे से रीज़न ये देता है कि जो सेकंड मोस्ट रीनाउंड डेस्टिनेशन है ये आपको कैसे हेल्प कर रही है, ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने में कैसे हेल्पफुल है। उसके बाद जब आप मल्टी कल्चरल की बात करते हैं तो वो डेफिनेटली उसको ये आंसर भी समझ नहीं आता। असल में होता ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई एक स्टूडेंट तो इंटरव्यू नहीं दे रहा, वो हंड्रेड्स की स्ट्रेंथ में जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो जब इंटरलोकेटर एक ही जवाब बार बार सुनता है तो कोई भी इंटरव्यूअर हो और उसको एक ही जवाब बार बार सुनने को मिले तो वो एक आधे को, एक दो को तो शायद पहले पास कर दे, लेकिन उसके बाद जैसे वो तादाद बढ़ती जाएगी फेलियर की रेशो भी बढ़ती जाएगी। तो एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो उसको ये आपका जवाब पसंद नहीं आया। वो कहता है कि वाई यूके में आप कोई यूनिक चीज़ बताएं, कोई ऐसा फैक्टर बताएं जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। यानी कि जब आप स्टडी का इरादा कर चुके हैं और अपनी डेस्टिनेशन को चूज़ करने लगे हैं तो आपने अपनी डेस्टिनेशन के अंदर यूनिक फैक्टर्स बताने हैं। वो यूनिक फैक्टर्स कौन से हैं, वो यूनिक फैक्टर्स कैसे सर्च होंगे और वो यूनिक फैक्टर्स हमने उनको बताने क्यों हैं, क्योंकि
ज़्यादातर रिफ्यूज़ल्स के अंदर वाई यूके का जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो उसकी रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल है वो यही है कि आपने यूके की कोई भी ऐसे यूनिक फैक्टर नहीं बताए जो यूके को दूसरे मुल्कों से डिफ्रेंशिएट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रीनाउंड सेकंड मोस्ट रीनाउंड डेस्टिनेशन की बात की, उसके बाद यूके में एक बड़ा कॉमनली सेंटेंस यूज़ होता है कि इट्स वेलकमिंग फॉर ऑल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये पॉइंट, इस पे एतराज़ नहीं है उन्हें, वो ये नहीं समझते कि पॉइंट गलत है, उसको वैलिडेट करते हैं, लेकिन साथ रीज़न भी देते हैं कि अकेला यूके तो वेलकमिंग नहीं है ना, बाकी भी और कंट्रीज़ हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को वेलकम करते हैं, तो आपने यूके ही क्यों चूज़ किया। तो इस रीज़न को भी वो अपना जो है वो मतलब कि क्वेश्चन मार्क इसके आगे लगा देते हैं। उसके बाद तीसरा एक और पॉइंट, एक और सेंटेंस जो कॉमनली इस्तेमाल होता है, जो कॉमन मिस्टेक सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मिस्टेक तो अब पता चल रहा है कि करते हैं, कि यूके इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री। मल्टी कल्चरल तो यूके है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यूके के साथ और भी कंट्रीज़ हैं, यूएसए है, वहाँ पे भी मल्टी कल्चरल लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी मल्टी कल्चरल लोग हैं, कनाडा में भी मुख्तलिफ़ कल्चर्स के काफ़ी लोग जो हैं वो आबाद हैं। तो यूके ही क्यों चूज़ किया जब यूके के अलावा भी और मल्टी कल्चरल कंट्री थे, जब यूके के अलावा भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट को वेलकम करने वाले कंट्री थे, जब यूके के अलावा और भी वर्ल्ड रिनाउंड डेस्टिनेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थी, तो आपने यूके को ही क्यों चूज़ किया। यानी कि अब फ़र्क समझ लीजिएगा, सिंपल वर्ड्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इंटरव्यूअर आपसे ये चाहता है कि जो रीज़न आप यूके को चूज़ करने की दें वो रीज़न किसी और कंट्री में मौजूद ना हो। आप मेरी बात को होप सो अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इंटरव्यूअर आपसे ये चाहता है कि आप जो रीज़न वाई चूज़ यूके में दे रहे हैं, एटलीस्ट वो क्वालिटीज़ ऐसी हों जो किसी और कंट्री के अंदर ना हो, जो स्पेसिफिकली सिर्फ यूके के अंदर हो, ताकि आपका जो वाई यूके वाला क्वेश्चन है वो सही से आंसर हो पाए। वाई यूके के बाद जी सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ का है। अब ये क्वेश्चन वाई यूके के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि वाई यूके के अंदर आपने जो चीज़ें डिस्कस करनी थी वो आपने सिर्फ यूके के अंदर अपना बताना था कि ये चीज़ है, यूके के अंदर ये चीज़ है, अब यूके के अंदर ये चीज़ है। उसके बाद अब जब कंपैरिजन की बात आ गई है तो आपने बाकी कंट्रीज़ का भी बताना है, फिर उसको कंपेयर करना है यूके के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वाई यूके में उसकी क्यूएस रैंकिंग बताते हैं, उसका एजुकेशनल ग्राउंड में जो उसकी अचीवमेंट्स हैं वो बताते हैं, तो साथ आपने फिर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की भी बतानी है, ठीक है। अगर आप कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन वाई यूके में कर रहे हैं तो आपने उस जो कंपैरिजन है उसमें उसकी भी अपना जो है वो एजुकेशनल ग्राउंड के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं वो बतानी है। उसके बाद एक और कॉमन चीज़ जो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो यही है कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो यूके में 1 ईयर का है, इसको वो कंसीडर भी करता है और इस आंसर को वैलिडेट भी करता है। लेकिन वो आगे से ये क्वेश्चन करता है कि आपने ये सारा जो स्टडी अब्रॉड का प्रोसेस है, इसके अंदर जो सारा आपने डिसीजन किया, उसको आप सिर्फ कोर्स ड्यूरेशन की बिना पे कंसीडर कर रहे हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं देख रहे। तो इसमें एक यही रीज़न कि कोर्स ड्यूरेशन इसकी कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से कम है मास्टर प्रोग्राम के लिए, तो ये इस एक रीज़न को ये नहीं समझता कि आप एक ही वजह की बुनियाद पे कोई भी अपने स्टडी डेस्टिनेशन के लिए मुल्क को चूज़ करें। अच्छा जी, उसके बाद जो एक और वैलिड रीज़न है फॉर चूजिंग एनी अदर कंट्री, वो ये भी है कि उसमें जो आपका लैंग्वेज बैरियर होता है। अब जर्मन के अंदर तो उसको समझ आ जाएगी कि जर्मन लैंग्वेज बोलना तो आसान नहीं है। इसमें कोई भी ऐसा कंट्री जिसके अंदर स्पेसिफ़िकली वही नेशनल लैंग्वेज उनकी ज़्यादातर बोली जाती हो, उसको तो साफ ज़ाहिर कोप अप करना मुश्किल होता है। लेकिन जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो उनके अंदर तो उसका फॉर एग्ज़ाम्पल अब ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उसमें भी इंग्लिश को इजीली लोग समझते हैं, बोलते भी हैं। कनाडा में भी इस तरह से ही है, यूएस में भी इस तरह से ही है। तो ये आपकी रीज़न ठीक है उन कंट्रीज़ के लिए जिसमें इंग्लिश कम बोली जाती है या इंग्लिश को आप ज़्यादातर अपनी कॉमन लाइफ में, डेली लाइफ रूटीन के अंदर इस्तेमाल नहीं करते। तो एक और रीज़न है। अच्छा जी, इसके बाद
इसके बाद एक और चीज़ जो डिस्कस की गई मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स की तरफ से, और उस पे भी जो इंटरलोकेटर है उसको ऑब्जेक्शन हुआ और उसने उसको भी मतलब कि नेग्लिगेट कर दिया, वो ये था कि अक्सर स्टूडेंट अपनी जो स्टडीज़ हैं, मोड ऑफ स्टडी, उसको ये कहते हैं कि यूके फोकस इज़ ऑन मोर प्रैक्टिकल रादर दैन थ्योरेटिकल वर्किंग्स। उनको ये नहीं पता कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भी थ्योरी पे वर्क तो होता है। ये तो नहीं है कि और कोई मुल्क यूके के अलावा थ्योरी पे बिल्कुल काम ही नहीं करता। तो इस आंसर से भी इंटरव्यूअर को हम सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो इसको भी जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, उसके बाद एक और जो रीज़न है वो ये है कि आपने जब भी कंट्रीज़ का कंपैरिजन करना है तो उसमें कंट्रीज़ के कंपैरिजन में एक जो चीज़ हर सेंटेंस के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रीज़न ऑस्ट्रेलिया को चूज़ करने की दे रहे हैं, एक रीज़न कनाडा को चूज़ करने की दे रहे हैं, उसके पैरेलल एक रीज़न यूके को चूज़ करने की दे रहे हैं। आपने जो कंपैरिजन में रीज़न्स देनी है उसमें आपने यूके का यूनिक फैक्टर जो है उसको ऐड करना है। आपने कंपैरिजन में भी यूके चूज़ करने के यूनिक फैक्टर को एक्सप्लेन करना है कि आपने ये 3 मुल्क चूज़ किए, अब इन 3 मुल्कों के अंदर 3 बातें थीं, उनमें से ये बात आपको ज़्यादा एक कंट्री की पसंद आई तो आपने उसको चूज़ कर लिया। अब ये कैसे हो सकता है कि 3 मुल्कों के अंदर एक बात हो और वो सेम हो तीनों के अंदर और आपको एक यूके पसंद आ जाए? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे लोगों ने हार्श वेदर की बात की हुई है कि कनाडा का जो वेदर है वो बहुत हार्श है। अब आप मुझे बताएं कि यूके में कौन सा मॉडरेट वेदर है? पाकिस्तान के से हम जब जाते हैं तो हमारे लिए तो यूके का वेदर भी साफ ज़ाहिर डिफरेंट वेदर है ना एक। अब जिस तरह से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में जो गर्मी या सर्दी का जिस तरह से होता है, तो वो यूके के लिए तो बिल्कुल एक अपोजिट वेदर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने ये कहा हुआ है कि कनाडा को हमने इसलिए चूज़ नहीं किया कि वहाँ पे हार्श वेदर था। अब कनाडा में भी इलाके हैं जहाँ पे हार्श वेदर भी है, मॉडरेट वेदर भी है, तो ये एरियाज़ पे डिपेंड करता है। तो जब आप वेदर की बात करते हैं तो फिर आपको साथ उसकी यूनिवर्सिटी बताना पड़ती है कि आपने उसके कौन से एरिया की यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था और उसमें वेदर क्या था और जिसकी वजह से आपने उसको फिर बाद में चूज़ नहीं किया। जब आप वेदर की बात करेंगे तो फिर आपने साथ एरिया को एड्रेस करना है कि मैं इस एरिया में मैंने यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, उस एरिया का वेदर ये था, मैं इस वेदर में रहने वाला इंसान हूँ, मैं वहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है जी। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वैसे तो जो पॉइंट बेस में है वो सारे इम्पॉर्टेंट हैं, हर पॉइंट की अपनी एक जो है वो इम्पोर्टेंस है। इसमें एक पॉइंट जो मैं एड्रेस लाजमी करना चाहूँगा वो ये है कि कॉस्ट ऑफ स्टडी। जी हाँ, कॉस्ट ऑफ स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा इंटरलोकेटर ने अपने स्टूडेंट्स को जो है वो रिफ्यूज़ किया है। स्टूडेंट्स कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ स्टडी जो है वो यूके में कम है, कनाडा में ज़्यादा है और ऑस्ट्रेलिया में भी ज़्यादा है। अब कॉस्ट ऑफ स्टडी के साथ जो आपने बाकी चीज़ें उनको बतानी है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हैं। साफ ज़ाहिर है आपने सिर्फ वहाँ पे फ़ीस तो नहीं देनी यूनिवर्सिटी की, आपने वहाँ पे कोई अपने अखराजात भी करने हैं, अकोमोडेशन की भी चीज़ें आपने देखनी हैं, उसके बाद आपके ट्रैवलिंग के अपना एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद फूड के एक्सपेंसेस हैं, बिलिंग्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने जब कॉस्ट ऑफ स्टडी की बात करनी है तो साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी एड्रेस करना है कि किस तरह से कॉस्ट ऑफ स्टडी या कॉस्ट ऑफ लिविंग आप पे जो है वो असरअंदाज होगी, और उन तीनों के बाद कौन सी ऐसी कंट्री है जिसकी कॉस्ट आपको सूट करती है और उस रीज़न की वजह से आपने उस कंट्री को चूज़ किया है। जब आप कॉस्ट ऑफ स्टडी की बात करते हैं तो याद रखिएगा कॉस्ट ऑफ स्टडी के साथ साथ आपने अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी जो है उसको साथ बताना है कि इस फ़लाँ मुल्क में इतनी कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फ़लाँ में इतनी है, फ़लाँ में इतनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि हमने रिसर्च अपनी पूरी करनी है। उसको हम एंड पे एड्रेस करते हैं कि किस तरह से हमने रिसर्च किसी भी क्वेश्चन की करनी है। हम चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन पे, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स के रिफ्यूज़ल आए, वो था जी कंपैरिजन विद अदर यूनिवर्सिटीज़। अब जी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी क्वेश्चंस की तरह, लेकिन इसको एड्रेस करना आसान है बाकी क्वेश्चन से। वो किस तरह से? अब जी पहले जब वो यूके की बात कर रहा था तो वो डेस्टिनेशंस की बात कर रहा था, यूके की बात कर रहा था तो वो ग्लोबली चीज़ों को देख रहा था। कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़ की बात कर रहा था तो वो मल्टी कल्चरल कंट्रीज़ को देख रहा था, मल्टी डायमेंशनल चीज़ें देख रहा था, मुख्तलिफ़ डायमेंशन से चीज़ों को एड्रेस कर रहा था। जब वो आपकी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन पे आ गया तो उसने बाकी दुनिया को छोड़ के वो सिर्फ यूके की बात कर रहा है। जब वो सिर्फ यूके की बात कर रहा है तो उसने सिर्फ यूके की यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन आपको कहा है। जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन है वो आपने अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उसको एड्रेस कर दिया है। जब आप अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन को एड्रेस कर रहे थे तो उसके अंदर आपने यूनिवर्सिटीज़ जो अदर कंट्रीज़ में मौजूद है, जिनके ऊपर आपने रिसर्च की है, उनको एड्रेस कर दिया है। अब जब वो वाई नॉट एनी अदर यूनिवर्सिटी या वाई ओनली दिस यूनिवर्सिटी की बात होगी तो आपने उसमें यूके की यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने चूज़ की है बीबीपी यूनिवर्सिटी, तो अब आपने उसका कंपैरिजन करना है ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जो बीबीपी यूनिवर्सिटी की फ़ी की रेंज में हो, जो बीबीपी यूनिवर्सिटी के कोर्स के साथ मिलता जुलता उसका कोर्स हो, मॉड्यूल्स का बेशक फ़र्क हो, और उसकी जो लोकेशन है वो भी तकरीबन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की लोकेशन और उसकी लोकेशन तकरीबन साथ साथ, यानी कि एक ही ग्रेड की एक ही कॉस्ट वाली यूनिवर्सिटीज़ को आप डिस्कस करना। स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट अब बीबीपी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं कैम्ब्रिज के साथ, स्टूडेंट अब बीबीपी का कंपैरिजन कर रहे होते हैं ऑक्सफोर्ड के साथ। तो ये किस तरह से हो सकता है? उनकी फ़ी कितनी है, बीबीपी की फ़ी कितनी है? आप अपनी जो सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी है उसके साथ देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बीबीपी चूज़ कर ली है तो आप लंदन की ही कोई और यूनिवर्सिटी देख लें, या अगर मैनचेस्टर कैंपस है तो मैनचेस्टर की ही कोई और यूनिवर्सिटी देख लें और ऐसा कोर्स देखें जो मिलता जुलता हो। अगर तो वो आपके प्रीवियस स्टडीज़ के साथ रेलिवेंस बन रही है फिर तो वेल एंड गुड है। अगर आपके प्रीवियस स्टडीज़ के साथ उसकी रेलिवेंस नहीं बन रही तो आपने उसकी एटलीस्ट अपने फ्यूचर प्लान्स के साथ रेलिवेंस बनानी है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। अगर आपका रेलिवेंट बैकग्राउंड है तो सबसे अच्छी बात है, ये प्रेफर्ड है हमारी तरफ से भी, और होना भी ऐसे चाहिए कि आपने जिस डिग्री के अंदर अपनी लास्ट क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की है, अपना बीएस कंप्लीट किया है, आप उसी डिग्री के अंदर यूके में मास्टर्स करने जाओ। लेकिन अगर आपको वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं मिल रही जिसके अंदर आप जाना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट जब आपके फ्यूचर प्लान्स जो हैं वो आपकी डिग्री के साथ अलाइन करेंगे तो आपको अपनी डिग्री को डिफाइन करना भी इजी हो जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस थे, वाई यूके, वाई नॉट एनी अदर कंट्री या कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज़। उसके बाद कंपैरिजन विद अदर यूनिवर्सिटीज़। एक क्वेश्चन है जो हम स्किप कर गए हैं लेकिन अभी वो मुझे मेरे माइंड में आया कि उसको भी डिस्कस करना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाएगी लेकिन आपने एंड तक क्लास में देखनी है, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन को, हर बात को हमने काफ़ी ज़्यादा देख के, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, तो उसके बाद इसका एक लफ्ज़ जो हम बोल रहे हैं वो एक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद ही कर रहे हैं। तो जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसके मॉड्यूल्स का क्वेश्चन है। जी हाँ, कुछ ना पूछें, मॉड्यूल्स किस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गए हैं अपना, यानी कि आप यूके में जब डिग्री करने जाते हैं तो इंटरलोकेटर को बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि आपको अपने मॉड्यूल्स की अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपकी बल्कि पूरी ग्रिप होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मैनेजमेंट की डिग्री करने जा रहे हैं और उसके 8 मॉड्यूल्स हैं, तो 1 बाय 1 एक तो आपको अपने मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके आपको अपने सारे मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब मॉड्यूल्स के नाम पता होना काफ़ी नहीं है, उनकी इन डेप्थ रिसर्च और उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज आपको अगर नहीं होगा तो आपका इंटरलोकेटर ये समझेगा कि आप जेन्युइन स्टूडेंट नहीं हैं। आपको जेन्युइन स्टूडेंट ना समझने के लिए उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, और आप
को जेन्युइन स्टूडेंट साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ेगी। ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ये कोई इतना टफ़ टास्क नहीं है, बड़ा इजी है। इसमें बस थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ी मगर कंप्रीहेंसिव रिसर्च के बाद, फॉर एग्जांपल आप डिपॉजिट करवाते हैं, यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट करवाते हैं, यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू देते हैं, तो उस दिन से ही आप एम्बेसी इंटरव्यू की अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें तो आपको एट द एंड जाके हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स का जो सबसे बड़ा इसमें अलमिया है वो, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट इस बात को कहने में कोई झिझक महसूस नहीं करूँगा कि हम स्टूडेंट्स को कह रहे होते हैं कि भाई तैयारी कर लो। स्टूडेंट आगे आगे होता है और हम पीछे पीछे होते हैं कि भाई लिंक भेज रहे हैं, तैयारी कर लो, सेशन ले लो, कॉल कर रहे होते हैं कि भाई किधर हो। वो कहता है यार हमारा इंटरव्यू है सर जी, आप रहने दें, हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर वो उनके मैनेज करने का नतीजा जो होता है वो कतन भी उनके लिए तो खुशाइंद नहीं होता, ना हमारे लिए खुशाइंद होता है, उनके लिए भी तकलीफ़ दे होता है और हमारे लिए भी तकलीफ़ दे होता है। आप 3-4 महीने 5-6 महीने एज अ कंसल्टेंट किसी स्टूडेंट के साथ अटैच हों, इमोशनली अटैच हों, तो एट द एंड अगर वो सक्सेसफुल ना हो तो साफ ज़ाहिर है आपके लिए एक बड़ी पैनिक सिचुएशन बन जाती है। तो बाकी चीज़ों के साथ साथ जो मॉड्यूल वाला क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने हर मॉड्यूल को इन डेप्थ स्टडी करना है और वो मॉड्यूल किस तरह से आपके फ्यूचर गोल्स के लिए हेल्पफुल होगा उस चीज़ को भी आपने ज़रूर स्टडी करना है। स्टडी वीज़ा के रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, और अगर समझते हैं कि इसमें कोई और चीज़ भी ऐड होनी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। अपने से जुड़े तमाम दोस्त जो पढ़ने जा रहे हैं स्टडी वीज़ा के लिए, यूके जाना चाहते हैं या किसी और कंट्री जाना चाहते हैं, उनको भी ये इन्फॉर्मेशन जाती रहे, तो इस चैनल को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।